आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 में शोल्डर एंड द शोल्डर गडल की। तो इसमें हम देखेंगे आज जो स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द शोल्डर गडल है वो देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे जो हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ द शोल्डर डिसऑर्डर्स हैं एंड सर्जरी ये देखेंगे, और लास्ट पे हम देखेंगे एक्सरसाइज इंटरवेंशन फॉर द शोल्डर गडल। अब हमारे पास जो थोड़ा-सा हमारे पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमें बेसिक अबाउट द शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में। वो क्या है, इंट्रोडक्शन इसका क्या है। जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है इज अ डिजाइन टू इनेबल अ ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, उसके नतीजे में जो हैंड है हमारे पास इज अ प्लेस ऑलमोस्ट एनीवेयर विद इन द स्फीयर ऑफ मूवमेंट एंड इट इज इसकी रेंज जो लिमिटेड होती है प्राइमरी बाय द लेंथ ऑफ आर्म और स्पेस टेकन बाय द बॉडी। हमारे पास जो है ये जो हमारे पास 3 जॉइंट हैं, साइनोवियल के 3 जॉइंट होते हैं हमारे पास, और 2 जो फंक्शनल जॉइंट हैं, और इसके साथ डिफरेंट मसल्स जो हैं इन द इस रीजन में, वो हमारे पास एक शोल्डर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विच इंटीग्रेट टू प्रोवाइड एंड कंट्रोल अ मोबिलिटी। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास हम कुछ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं जो इनका इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास इम्पेयर्ड जो शोल्डर रीजन में कोई फंक्शन इम्पेयर्ड हुए हैं शोल्डर रीजन में, उनको क्योंकि या फिर किसी और पार्ट ऑफ बॉडी में भी हो सकते हैं उनमें, क्योंकि उसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमें अगर हम उनको देखें तो उसके लिए हमारे पास एनाटमी एंड द काइनेसियोलॉजिकल फीचर जो हैं उनको हम कंसीडर कर रहे होते हैं। उसके साथ हम डिफरेंट जो पैथोलॉजी है और फंक्शनल लिमिटेशंस हैं जो इम्पेयरमेंट काज कर रही होती हैं, इम्पेयरमेंट की वजह से होती हैं, उनको हम देख रहे होते हैं कि हम ने किस तरीके से जो है वो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना है ताकि जो है प्रॉपरली जो है पेशेंट जो है वो उसको अडॉप्ट कर सके। इसी तरह इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन देखेंगे, फिर हम देख लेंगे डिफरेंट पैथोलॉजीज एंड सर्जरीज। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, और कुछ गाइडलाइंस भी हैं वो भी उसमें देखेंगे कि क्या गाइडलाइंस एक्सरसाइजेस की, क्या गाइडलाइंस हैं पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट की, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या है सर्जिकल कंडीशंस की। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। देन हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द शोल्डर गडल। शोल्डर गडल जो है इट हैज ओनली वन बोनी आर्टिकुलेशन विद द एक्सल स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन से वन बोनी आर्टिकुलेशन कौन सी है, जो अदर जो क्या है क्लेविकल है। अब हमारे पास जो क्लेविकल है वो आर्टिकुलेट किसके साथ कर रही होती है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के साथ, और ये यहाँ पे ये क्योंकि स्टर्नम बनाती है स्टर्नम के साथ जॉइंट कनेक्ट कर रही होती है। और यहाँ पे जो है हमारे पास दिस रिड्यूस द आर्टिकुलर कांटेक्ट एरिया, वहाँ पे कांटेक्ट एरिया कम होता है क्योंकि उसकी क्योंकि वो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, क्योंकि कंसीडरेबल इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मोबिलिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी के लिए। अब इसी तरह जो है स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत हैम्पर्ड हो रही होती है, बट आर्टिकुलर अरेंजमेंट इतनी ऐसी होती हैं, और ये जो स्टेबिलिटी है ये रिलाई कर रही होती है कुछ एक इंट्रिकेट बैलेंस के वो किस तरह प्रोवाइड होता है, वो किससे होता है, वो हमारे पास जो होता है वो स्कैपुला से एंड द ग्लिनोहेमरल जो मसल्स हैं, और कुछ सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं विद इन द जॉइंट्स और इन द जॉइंट्स ऑफ द इन द जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है उसके दरमियान जो है हमारे पास इस इनकी वजह से जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही होती है। अब ये आप देख रहे हो ये सारे जो मसल्स ये जो बोन्स हैं हमारे पास, ये जो है ये शोल्डर कॉम्प्लेक्स की जो है वो बोन्स डिफरेंट जॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं शोल्डर गडल कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं जॉइंट ऑफ द इसके शोल्डर कॉम्प्लेक्स में जॉइंट कितने होते हैं। हमने पहले पढ़ा था 3 साइनोवियल हैं 2 फंक्शनल हैं। साइनोवियल कौन से होंगे, जो है हमारे पास ग्लिनोहेमरल हो गया, एक्रोमियोक्लेविकुलर हो गया, जो स्टर्नोक्लेविकुलर हो गया, 3 जॉइंट हो गए साइनोवियल। अब हमारे पास 2 फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, एक है हमारे पास स्कैपुलोथोरैसिक एंड द सुप्रा ह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, सुप्रा ह्यूमरल फंक्शनल आर्टिकुलेशन है, ये हमारे पास 2 आर्टिकुलेशन हैं। अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट में ग्लिनोहेमरल जॉइंट is an incoherent ball and socket spheroidal triaxial joint with a lax joint capsule। ये हमारे पास स्फेरॉइडल जॉइंट है, इसमें बॉल एंड सॉकेट होता है, और ये हमारे पास ट्राइएक्सियल यानी ट्राई मीन 3 एक्सियल ट्राइएक्सियल जॉइंट है, और ये हमारे पास सपोर्टेड होता है टेंडन ऑफ द रोटेटर कफ और ग्लिनोहेमरल लिगामेंट और कोरैकोहेमरल लिगामेंट। इनमें जो लिगामेंट इंपॉर्टेंट है वो ग्लिनोहेमरल लिगामेंट है, और प्लस कौन सा है, कोरैकोहेमरल लिगामेंट। ये जो 2 लिगामेंट्स हैं, जो ग्लिनोहेमरल फर्दर डिवाइड हो रहा होता है सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर में। ठीक है, और ये जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं हमारे पास जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो है अगर हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं कि ये आप देख सकते हो लिगामेंट ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट एंड द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये आप देख रहे हो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की भी और ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की भी लिगामेंट देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमने जो अभी 2 मसल लिगामेंट पढ़े वो हमने पढ़े ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट्स और फिर हमने पढ़ा कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। तो ये देखो ये कोरैकोरॉइड जो प्रोसेस है किसका स्कैपुला का और ये ह्यूमरस है। इन दोनों के दरमियान जो लिगामेंट है उसको हम कहते हैं कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। और इसी तरह जो हमारे पास है ग्लेनोह्यूमरल, ये आप देख सकते हो ग्लेनाइड कैविटी है और ये ह्यूमरस है। इसके दरमियान जो लिगामेंट लगा हुआ है इसको हम कहते हैं ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। इसके 3 पोर्शन है। एक आप देख रहे हो ये ऊपर है सुपीरियर पोर्शन, ये आप देखते हो ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर है और ये सारा जो है मिडल है और ये है इंफीरियर, ये इसके पार्ट है। अब हम फर्दर देखते हैं क्या है। ग्लूनाइड फोसा जो है इज लोकेटेड ऑन द सुपीरियर लैटरल मार्जिन ऑफ द स्कैपुला। जो ग्लूनाइड फोसा होता है जो ऐसे बना होता है किसके ऊपर होता है, जिसके अंदर जो आके किसका हेड लगेगा, जैसे ये इमेज में भी बताया हुआ ये जो हमारे पास ग्लूनाइड फोसा है, ये फोसा जो है ये लोकेटेड होता है सुपीरियर लैटरल मार्जिन, सुपीरियर यानी सुपीरियर ऊपर, सुपीरियर और लैटरल मार्जिन में लगा होता है और ये फेस कर रहा होता है लैटरली, ये लैटरल साइड पे फेस करता है। ठीक है, आप देख लो ये बॉडी के लैटरल साइड, लैटरल मीन अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, फेस कर रहा होता है। सो व्हाट एंटीरियर एंड स्लाइटली अपवर्ड, इसमें क्या होता है एंटीरियर एंड स्लाइटली अपवर्ड, जो अपवर्ड होता है लैटरली होगा, प्राइमरी फेस लैटरली करेगा, एंटीरियर और स्लाइटली अपवर्ड, तीन यानी कि 3 डायरेक्शन में होगा ये लैटरली, एंटीरियरली और स्लाइटली अपवर्ड। ठीक है, ये 3 डायरेक्शन यानी लैटरल साइड पे होगा, एंटीरियरली होगा और थोड़ा एंटीरियर मतलब आगे की तरफ होगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इसकी 3 मतलब डायरेक्शन में होगा। अब जो हमारे पास इसके ऊपर जो होता है एक फाइब्रो कार्टिलेजिनियस लिप होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूनाइड लेब्रम, इसको हम कहते हैं ग्लूनाइड लेब्रम। और क्योंकि ये जो लेब्रम होता है वो क्या कर रहा होता है डिपेंड द फोसा एंड इंक्रीज द जॉइंट कॉन्ग्रेटी एंड स्टेबिलिटी एंड सर्व एज द अटैचमेंट ऑफ द अटैचमेंट साइड फॉर द कैप्सूल। अब ये क्या होता है डीप, ये जो फोसा है ना ये इसके साइड पे क्या लगा हुआ है कैप्सूल लगा हुआ है, जो कैप्सूल क्या कर रहा होता है इसको, सॉरी लेब्रम लगा हुआ है, लेब्रम क्या कर रहा होता है ये जो इस फोसा है इसको क्या करेगा डिपेंड कर देगा। अच्छा, जैसे डिपेंड होगा तो उसका मतलब है ताकि जो जो आपका हेमिस्फेरिकल हेड है ह्यूमरस का, जो कन्वेक्स हेड है वो आके उसके अंदर आर्टिकुलेट करे। ठीक हो गया। ओवरऑल स्मॉल पोर्शन ऑफ द हेड जो है वो हमारे पास कांटेक्ट कर रहा होता है फोसा में, जो हमारे पास ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्मॉल पोर्शन ऑफ हेड अटैच कर रहा है एट द टाइम एंड अलाउइंग द कंसीडर। अब यहाँ पे क्या होता है अलाउइंग द कंसीडरेबल जॉइंट मोशन बट आल्सो अ पोटेंशियल फॉर द इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे तो थोड़ी सी ये तो फोसा में के साथ अटैच हुआ है, यहाँ पे कंसीडरेबल जॉइंट मूवमेंट हो रही होती है बट यहाँ पे क्या होता है इंस्टेबिलिटी भी हो रही है, क्योंकि आप खुद देखते हो पूरा फुल आपका जो हेड है वो तो इसके अंदर नहीं आ रहा ना, इसके लिए इसको थोड़ा कम आ रहा है जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसमें ज़्यादा होती है। अब हमारे पास जो है आर्थोकाइनेमेटिक्स हम देख लेते हैं। आर्थोकाइनेमेटिक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्स कनकेव थ्योरी ऑफ जॉइंट मोशन। कन्वेक्स कनकेव थ्योरी हमने पढ़ी थी, जो हमारे पास मोबिलाइजेशन का चैप्टर है उसमें हम कन्वेक्स कनकेव थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है एक साइड अगर कन्वेक्स है और एक साइड कनकेव है तो वो स्लाइडिंग ग्लाइडिंग किस तरफ करते हैं, यानी रोलिंग किस तरफ होती है, स्लाइडिंग किस तरफ होती है, वो हम देखते हैं, में हमने देखा था डिटेल से। इसमें देख लेते हैं हम, क्योंकि ये शोल्डर गडल है, यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्स जो है वो हमारे पास क्या है, कन्वेक्स होगी ह्यूमरस और कन्वेक्स जो है ह्यूमरस है तो कनकेव जो होगी ग्लूनाइड फोसा है। अब इनके में क्या होता है, क्योंकि और जब भी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होती है तो अब हम देखेंगे कि वो जो ह्यूमरस है वो कैसे मूवमेंट करेगी। तो जब भी मोशन होती है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, फॉर एग्जांपल कन्वेक्स जो है, अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में, कन्वेक्स हेड रोल इन द सेम डायरेक्शन एंड स्लाइड अपोजिट डायरेक्शन ऑन द ग्लूनाइड फोसा। अब हमारे पास क्या होगा, जब भी हम कोई मूवमेंट करेंगे तो जो कन्वेक्स हेड है वो क्या करेगा सेम डायरेक्शन में मूव करेगा लेकिन स्लाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट की जो है वो कन्वेक्स कनकेव रोल है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। बहुत हमारे पास जो स्टैटिक और डायनामिक रिस्ट्रेंट है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ग्लूनर ह्यूमरल जॉइंट स्टेबिलिटी। वो कैसे देते हैं, अब हम देख लेते हैं टेबल नंबर 17.1 में। ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जो स्कैपुला है उसमें जो स्टैटिक स्टेबलाइजर और डायनामिक स्टेबलाइजर कैसे वर्क करते हैं। हाँ, जो मूवमेंट हमारे पास होती है ड्यू टू वेट ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी क्रिएट अ डाउनवर्ड रोटेशन एंड प्रोटेक्शन मूवमेंट ऑन द स्कैपुला। क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटी पे वेट जो आएगा वो उससे क्या होगा डाउनवर्ड मूवमेंट रोटेशन होगी और प्रोटेक्शन मूवमेंट होगी स्कैपुला की। उसमें हमारे पास स्टेबलाइजर्स होंगे स्टैटिक, वो कोहेसिव फोर्स ऑफ द सब स्कैपुलर फोर्स बर्सा और
स्टेनोक्लेविकुलर एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट होंगे और स्कैपुलोथोरैसिक फेशिया है। इसी तरह मस्कुलर स्टेबलाइजर में हमारे पास आ गया स्कैपुलोथोरैसिक मस्कुलेचर, स्पेशली अपर, मीडियल एंड लोअर ट्रेपीजियस, सैटस एंटीरियर, लेविटर स्कैपुला एंड द रिम्बाइडस। ये हमारे पास मस्कुलर स्टेबलाइजर्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो ग्लूनोहेमरल जॉइंट है उसमें हमारे पास इन डिपेंडेंट पोजिशन, इंडिपेंडेंट पोजीशन में क्या होगा, स्कैपुला इज इन अ नॉर्मल अलाइनमेंट, वेट ऑफ द आर्म क्रिएट अ इंफीरियर ट्रांसलेटरी मोमेंट ऑन द ह्यूमरस, और वेट ऑफ आर्म से क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोमेंट होगी। तो तब हमारे पास जो स्टैटिक होंगे वो कौन से होंगे, वो हमारे पास है सुपीरियर कैप्सूल, सुपीरियर ग्लूनोहेमरल लिगामेंट और एक्कोह्यूमरल लिगामेंट और टार्ट हो जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड एंड नेगेटिव जॉइंट प्रेशर वो होल्ड करके रखता है सरफेस, इन दोनों सरफेस को क्लोज टुगेदर, ठीक है। इसी तरह स्लाइट अपवर्ड रोटेशन होगी, अपवर्ड इंक्लाइनेशन होती है ग्लेनाइड की एंड लेब्रम की, वो क्या कर रहे होते हैं, डेपन कर रहे होते हैं फेशिया को, जो फोसा है उसको, और इम्प्रूव द कंग्रुजेंसी एंड एक्ट एज अ इंफीरियर बैरियर, और वो वर्क कर रहे होते हैं हमारे पास इंफीरियर बैरियर के तौर पे। इसी तरह इसमें हमारे पास डायनेमिक स्टेबलाइजर कौन से होंगे, इस पोजीशन में रोटेटर कफ होगा, डेल्टाइड है, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई एंड द पेक्टोरस मेजर, लिटमस डार्सा एंड द ट्रीज मेजर। ये हमारे पास जो है वो मस्कुलर स्टेबलाइजर हैं। इसी तरह हमारे पास है व्हेन जब ह्यूमरस जो है अगर एलिवेटेड पोजीशन में है और स्कैपुला जो है रोटेटिंग अपवर्ड है, यानी कि आपने अपवर्ड मूवमेंट की है, तो तब क्या होगा, अब टेंशन होगी आना स्टैटिक रिस्ट्रेंट बाय द रोटेटर कफ, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्योंकि रोटेटर कफ क्या करे होंगे, स्टैटिक रिस्ट्रेंट पे टेंशन दे रहे होंगे, और ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट जो है वो लिमिटेड द एक्सेसिव ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमरल साइड को वो लिमिट कर रहा होगा कि वो ज़्यादा उसकी ट्रांसलेशन ना हो। इसी तरह जो रोटेटर कफ है, डेल्टाइड है और एल्बो जॉइंट जो है वो ब्रिंग इनटू, क्योंकि रोटेटर कफ और डेल्टाइड जो है वो, और इस तरह जो एल्बो जॉइंट में हमारे पास जो टू जॉइंट मसल हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेक जो है वो स्टेबलाइज अगेंस्ट द ह्यूमरस एलिवेशन, ठीक है। ये हमारे पास जो थे इनके काम थे स्टैटिक एंड डायनेमिक, जो स्टेबलाइजर हैं वो किस तरह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो हमने देखा। अब हमारे पास स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप अमंग द जॉइंट मॉर्फोलॉजी। हाँ, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप जैसे जॉइंट मॉर्फोलॉजी होगी, लिगामेंट है, ग्लेनाइड लेब्रम है, उसके साथ जो है अलॉन्ग विद द एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस इन द जॉइंट प्रोवाइड अ स्टैटिक स्टेबिलिटी, हमने देख लिया। ये सारे हमने पढ़ चुके हैं कि ये सब जो क्या करते हैं, स्टैटिक स्टेबिलिटी देते हैं। इसी तरह हमारे पास टेंडन ऑफ द रोटेटर कफ ब्लेंड विद द लिगामेंट एंड द ग्लेनाइड लेब्रम at their site of attachment, so the muscular contraction provide a dynamic stability by tightening the स्टैटिक रिस्ट्रेंट। अब क्या होगा, जो डायनेमिक स्टेबिलिटी है, जो डिफरेंट मसल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपस में कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से डायनेमिक स्टेबिलिटी देने के लिए, तो वो क्या होगा, जो स्टैटिक जो स्टेबलाइजर हैं वो क्या होंगे, टाइटन हो जाते हैं। इसी तरह द कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होगा ऑफ द muscle of the cuff and tension in the ligament provide varying degree of support depending in the position and the movement of the humerus। अब आपके पास जो भी पोजीशन है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन रोटेटर का मसल जो है, जो कफ के मसल्स हैं उन्होंने कितनी टेंशन दी, और लिगामेंट जो में जो है कितनी जो है कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस प्रोवाइड किया, और उसके नतीजे में कितना हमारे पास टेंशन हुई डिफरेंट लिगामेंट्स में, किन पोजीशन में, वो डिपेंड कर रहा होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग, और कौन सी मूवमेंट आपने परफॉर्म की। इन एडिशन जैसे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप एंड द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकिया वो रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, रीइंफोर्स द कैप्सूल विद देयर अटैचमेंट एंड प्रोवाइड द सुपीरियर इंफीरियर शोल्डर जॉइंट सपोर्ट रिस्पेक्टिवली। अब वो क्या कर रहे होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं व्हेन फंक्शन विद द, जब आप फंक्शन कर रहे होते हो, जब एल्बो मूवमेंट कर रहे हो तो तभी क्या कर रहे होते हैं, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप है, इन पर्टिकुलर जो है, इन पर्टिकुलर स्टेबलाइज अगेंस्ट द ह्यूमरल एलिवेशन। जब आपकी ह्यूमरस एलिवेशन होगी तो बाइसेप का जो लॉन्ग हेड है वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इन कंट्रीब्यूशन टू द इंटीरियर स्टेबिलिटी ऑफ ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट बाय रेजिस्टिंग द टॉर्जनल फोर्स व्हेन शोल्डर इज एब्डक्टेड एंड एक्सटर्नल रोटेटेड। इसी तरह वो क्या करता है, इंटीरियर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है जब जब ग्लूमेरुलर जॉइंट को जब क्या हो, टॉर्जनल फोर्स हो, तो जब आपका शोल्डर एब्डक्टिव पोजीशन में गया या एक्सटर्नल रोटेटेड पोजीशन में गया, क्योंकि टॉर्जनल फोर्स में क्या क्या करेंगे, ये कंट्रीब्यूट करेगा इंटीरियर स्टेबिलिटी को। इसी तरह न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में हमारे पास इंक्लूडिंग द मूवमेंट अवेयरनेस एंड मोटर रिस्पांस अंडरलाइन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द डायनेमिक रिस्ट्रेंट। ये क्या कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वर्क कर रहे होते हैं आपस में मिलके, ताकि जो है वो जो स्टेबिलिटी और मूवमेंट जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म हो सके। ये आप देख रहे हो, ये एक इमेज है 17.13
इसमें आप सब देख रहे हो ये डिफरेंट जो है शोल्डर जॉइंट में हमारे पास ग्लेनाइड फोसा है, इसका इंटीरियर व्यू बताया हुआ है। इसमें ग्लेनाइड लैब्रम शो किया हुआ है इन्होंने, उसके साथ जो है कैप्सूल एंड देयर लिगामेंट्स हैं और रोटेटर कफ के मसल जो हैं, और इसी तरह लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप मसल है, और आपको ये सारे नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा जो जॉइंट है वो है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। AC joint in a plane is a plane and triaxial joint and may or may not have a disc होती भी है नहीं भी होती। The V capsule जो है reinforced by the superior inferior AC joint, AC ligament। अब इसके पास V capsule होगा जो reinforce हो रहा होता है by the superior inferior acromioclavicular ligaments के साथ, और हमारे पास convex articular surface होती है is a जो फेस करी होती है on the lateral end of the clavicle and the concave articular जो surface है वो फेस करी होती है ऑन द एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला, क्योंकि एक्रोमियन के साथ मिल रहा होता है ना, ये जॉइंट बना रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी आर्थोकाइनेमेटिक्स की बात करें, व्हेन द मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला, जैसे ही मूवमेंट होगी स्कैपुला की, द कनकेव एनाटॉमिकल स्लाइड जो सरफेस है वो स्लाइड करेगी इन द सेम डायरेक्शन विद द स्कैपुला मूव, ठीक है। और मोशन facing the joint including upward rotation, downward rotation, winging of the vertebral border called the internal and external rotation and tilting at inferior angle। तो इसमें ये मूवमेंट होती है, इसमें क्या होगा, डिफरेंट ये मूवमेंट हो रही होती है। अब इसकी स्टेबिलिटी जो है कौन दे रहा होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है बाय द स्ट्रॉन्ग कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट जो एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट के साथ जो है सपोर्ट में जो है वो सपोर्टेड होता है इन दोनों के साथ। और यहाँ पे जो मसल जो है वो डायरेक्टली कोई नहीं मतलब डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर रहा होता है जॉइंट को, इसलिए यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट बहुत कम होती है और यहाँ पे जो है स्टैटिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे पास AC जॉइंट आपस में जो है वो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट के साथ कार्य होते हैं, आपस में सपोर्टेड होते हैं। अब हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है हमारे पास इनकॉन्ग्रुएंट ट्राइएक्सियल शोल्डर शेप जॉइंट होता है विद द डिस्क, और ये जॉइंट जो है सपोर्ट होता है बाय द इंटीरियर पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट से, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट से और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट से। ये 3 लिगामेंट होते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर, इंटरक्लेविकुलर और कोस्टोक्लेविकुलर। ये जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं इसको। द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल जो होता है वो हमारे पास जो है जो मिडिल एंड ऑफ द क्लेविकल जो है इस कन्वेक्स सुपीरियर टू इंफीरियर, और कनकेव होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। सुपीरियर से ये जो है हमारे पास सुपीरियर टू इंफीरियर जो होगा वो होगा कन्वेक्स, और इंफीरियर टू सुपीरियर कनकेव होगा ऐसे। और ये जो है और इसी तरह ये जॉइंट डिस्क जो है वो अटैच होती है इसके ऊपर अटैच सुपीरियरली, और हमारे पास जो सुपीरियर लैटरल पोर्शन जो होता है इसका अब मैन्यूब्रम एंड द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज का जो होता है वो सुपीरियर टू इंफीरियर जो है जो कनकेव होगा और कन्वेक्स होगा इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, और इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे लिगामेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखो 3 लिगामेंट है, एक है इंटीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट वो इंटीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट और इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट ये हुए हैं। और इसी तरह ये जो दो आपस में जो है वो क्या है जॉइंट आपस में जो है वो क्या होगा आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं मैन्यूब्रम एंड फर्स्ट कार्टिलेज कोस्टल कार्टिलेज के साथ। अब इसकी आर्थोकाइनेमेटिक्स क्या है, द मूवमेंट ऑफ द क्लेविकल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ स्कैपुलर मोशन। जैसे स्कैपुला की मूवमेंट होगी कौन सी, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन या एबिडक्शन, और रिट्रैक्शन एडिडक्शन। और जो रोटेशन ऑफ द इसमें क्या होगी, रोटेशन ऑफ द क्लेविकुलर अकर होती है एज अ एक्सेसरी मूवमेंट जब आपकी ह्यूमरस जो है वो एलिवेट होगी अबव द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द स्कैपुला अपवर्ड रोटेट करेगा, और इट कैन नॉट अकर इन आइसोलेटेड विद द वॉलंटरी मूवमेंट, यानी वॉलंटरी मूवमेंट के हिसाब से नहीं कर रही होती ये क्या होती है आपस में जो है वो आइसोलेटेड नहीं होती। जो हमारे पास स्टेबिलिटी है इसकी वो क्या होती है, द स्टेबिलिटी ऑफ द लिगामेंट जो है क्रॉसिंग द जॉइंट इज प्रोवाइड द स्टैटिक स्टेबिलिटी, और यहाँ पे मसल जो है वो क्रॉस नहीं कर रहे होते इसलिए डायनेमिक स्टेबिलिटी नहीं होती इसकी। जो फंक्शनल आर्टिकुलेशन हैं वो हम देख लेते हैं। फंक्शनल आर्टिकुलेशन में हमारे पास पहला आता है स्कैपुलोथोरैसिक। स्कैपुलोथोरैसिक नॉर्मली देयर इज अ नो कंसिडरेबल सॉफ्ट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी allowing the scapula to slide along the thoracic and contribute to all upper extremity
टू ऑल अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट। जो हमारे पास मोशन ऑफ द स्कैपुला है वो कौन सी होती हैं, वो एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो उसमें क्या होगा, देयर दीज मोशन आर सीन विद द क्लेविकल मोशन एट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एलिवेशन एंड डिप्रेशन elevation and depression occur in the frontal plane as the scapula move upward and downward respectively. इसी तरह प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन अकर होती है इन अ ट्रांसवर्स प्लेन एज स्कैपुला मूव अवे फ्रॉम और टुवर्ड द स्पाइनल कॉलम। देयर दे आर आल्सो कंपोनेंट मोशन व्हेन ह्यूमरस मूवमेंट, क्योंकि जब ह्यूमरस मूव होगा तो ये भी मूवमेंट हो रही होती है, इसीलिए इनको कंपोनेंट मूवमेंट भी कहते हैं हम। अब हमारे पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन, दीज मोशन आर सीन विद द clavicular motion of sternoclavicular joint and rotation at the AC joint and occur concurrently with various plane with the movement of humerus. जैसे upward rotation होगी along with the posterior tilting and the external rotation of scapula are accompany movement that occur with the full shoulder range of motion and of elevation, flexion, scapular plane abduction and frontal plane abduction of the humerus। तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होता है, अब अपवर्ड मूवमेंट होगी तो उसमें पोस्टीरियर टिल्टिंग होगी, एक्सटर्नल रोटेशन होगी स्कैपुला की, आर द कंपोनेंट मूवमेंट। इसमें क्या होगा, फुल शोल्डर फ्लेक्शन होगी, यानी सॉरी एलिवेशन होगी। तो इसमें हमारे पास कंबाइंड मूवमेंट कौन सी बनेगी, फ्लेक्शन स्कैपुलर प्लेन में एबिडक्शन और फ्रंटल प्लेन में एबिडक्शन ह्यूमरस की। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है, ये आप देख रहे हो, ये एलिवेशन हो रही है, प्रोटेक्शन हो रही है, अपवर्ड रोटेशन एंड द फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड टिपिंग रोटेशन। अब इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो कैसे होती है, सॉरी, उसमें हमारे पास एंड टिल्टिंग द मूवमेंट आर सीन इन द मूवमेंट एट द क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कंकरेंटली with motion of the humerus। internal external rotation at the transfer plane में हो रही होती है, which the medial border जो है लिफ्ट होगी अवे फ्रॉम, विंगिंग हो जाएगी जैसे, और या फिर क्या होगा, अप्रोक्सीमेट हो जाएगी केज के साथ रिस्पेक्टिवली। और इंटीरियर टिल्टिंग ऑफ स्कैपुला कर होता है इन कंजक्शन विद द इंटरनल रोटेशन एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमरस व्हेन रीचिंग द हैंड बिहाइंड द बैक, वाइल पोस्टीरियर टिल्टिंग अकर होगी जब आप एलिवेशन करोगे ह्यूमरस को। तो ये वाली मूवमेंट हमारे पास होती है कि इसमें स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन में। अब हमारे पास स्कैपुला की स्टेबिलिटी क्या होती है, पोस्टर रिलेशनशिप में इन अ डिपेंडेंट पोजीशन, इन द डिपेंडेंट पोजीशन स्कैपुला जो है स्टेबलाइज प्राइमरी थ्रू द बैलेंस फोर्सेस से हो रहा होता है। वेट ऑफ द आर्म जो है वो क्रिएट कर रहा होता है डाउनवर्ड रोटेशन, प्रोट्रैक्शन एंड द फॉरवर्ड टिल्टिंग मूवमेंट ऑफ स्कैपुला। और दिस मूवमेंट जो है बैलेंस आप कर रहे होते हैं बाय द डायनेमिक स्टेबलाइजर कौन से होंगे, ट्रेपीजियस होगा, सेटस एंटीरियर, रोम्बाइडस एंड मीडियल ट्रेपीजियस। अपर ट्रेपीजियस, रोम्बाइडस, सेटस एंटीरियर, मीडियल ट्रेपीजियस से क्या बैलेंस हो रहा होता है। अगर एक्टिव मूवमेंट हो किसकी, आर्म की, तो क्या होगा, व्हेन द एक्टिव मूवमेंट होगी आर्म की, द मसल ऑफ स्कैपुला फंक्शन इज सिंक्रोनी टू द स्टेबलाइजर, वो क्योंकि वो सिंक्रोनाइज वे में वर्क करेंगे ताकि वो स्टेबलाइज करें और कंट्रोल करें पोजीशन ऑफ द स्कैपुला को। स्कैपुलो ह्यूमरल मसल जो है वो कैन मेंटेन द इफेक्टिव लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, क्या कर रहे होते हैं, वो मेंटेन कर रहे होते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल मसल। इसी तरह और फंक्शन कर रहे होते हैं ताकि वो स्टेबलाइज करें और मूव करें ह्यूमरस को विदाउट पोजिशनल कंट्रोल ऑफ स्कैपुला। जैसे एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमरल मसल इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाती है। फिर जैसे अपर एंड लोअर हमारे पास ट्रेपीजियस हैं अलोंग विद द सेटस एंटीरियर, ये क्या करता है, अपर रोटेट करता है स्कैपुला को व्हेन एवर आर्म इज एलिवेटेड। और इसी तरह सेटस एंटीरियर जो है वो प्रोट्रैक्ट करता है स्कैपुला को थ्रेसिक केज के साथ और अलाइन करता है स्कैपुला को ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड पुशिंग एक्टिविटी के दौरान। इसी तरह ड्यूरिंग द आर्म एक्सटेंशन या फिर पुलिंग डाउनवर्ड या पुलिंग की एक्टिविटी के दौरान जो रुम्बाइडस है वो फंक्शन टू डाउनवर्ड रोटेट एंड रिट्रैक्ट द स्कैपुला इन सिंक्रनी विद द लेटमस डार्साई, वो वर्क करेगा सिंक्रनाइज विद द लेटमस डार्साई के साथ, और इसी के साथ ट्रीज मेजर के साथ और रोटेटर कफ के साथ वर्क करेगा, सिंक्रनाइज मूवमेंट करेगा। दिस स्टेबलाइजिंग मसल जो है इसेंट्रिकली कंट्रोल द एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं अपवर्ड मूवमेंट रोटेशन ऑफ द एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्कैपुला, एक्सेलरेशन ऑफ अपवर्ड रोटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्कैपुला को कंट्रोल कर रहे होते हैं। देन हमारे पास फाल्टी पोस्चर, फाल्टी पोस्चर में हमारे पास क्या है, स्लॉच पोस्चर सिग्निफिकेंटली alter the scapular kinematics, signify the sitting or standing with increased thoracic
kyphosis, decrease posterior tilting and the external rotation of scapula during elevation of arm. और इसके साथ क्या होगा, फाल्टी स्कैपुलर अलाइनमेंट में मसल लेंथ एंड स्ट्रेंथ इम्बैलेंस हो जाएगी, और नॉट ओनली इन द स्कैपुलर मसल में बट जो हमारे पास ह्यूमरल मसल है उनमें भी हो सकती है। इसी तरह अल्टर्ड हो जाएगा बायोमैकेनिक्स किसका, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का। और इसी तरह फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ स्कैपुला जो है वो हमें मिलता है जैसे जिनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, जिनका इंक्रीज थोरेसिक काइफोसिस होता है, ये हमें किन में मिलता है, ये एसोसिएटेड हमें मिल रहा होता है विद जिनमें डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिनमें पेक्टोरलिस माइनर की, लेविटर स्कैपुला की, स्क्लेनाई मसल्स की एंड वीकनेस होती है सेटस एंटीरियर ट्रेपेजियस मसल की। ठीक है, द स्कैपुलर पोस्चर जो है आल्सो चेंज द posture of humerus in the glenoid, which assume relatively abducted and internally rotated position with respect to scapula। और इसी तरह ह्यूमरल जो ग्लिनोह्यूमरल है, ह्यूमरस जो है वो इंटरनली ग्लिनोह्यूमरल जो है वो इंटरनली रोटेट और बिकम लेस फ्लेक्सिबल, और एक्सटर्नल रोटेटर जो होंगे वो वीकन होंगे और इफेक्ट कर रहे होते हैं जॉइंट की मैकेनिक्स को। जैसे आप ये देख रहे हो फॉल्टी मूवमेंट हो रही है, फॉरवर्ड हेड है, थोरेसिक काइफोसिस है, शोल्डर पोस्चर जो है वो हमारे पास सही नहीं है, उसकी वजह से फॉरवर्ड टिल्ट होगा, डाउनवर्ड रोटेशन होगी स्कैपुला की, और रिलेटिव एब्डक्शन इंटरनल रोटेशन होगी किसकी, ह्यूमरस की, व्हेन आर्म इज इंडिपेंडेंट ना डिपेंडेंट पोजीशन। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे है फोकस आना एविडेंस, स्टडी बाय द, एक स्टडी हुई इन्होंने किया, इनमें लिखा विच लुक एट द इफेक्ट ऑफ पेक्टोरलिस माइनर रिजल्टिंग रेस्टिंग लेंथ ऑन अ स्कैपुलर काइनेमेटिक्स इन सब्जेक्ट विदाउट shoulder pain document that those individuals with a shortened pectoralis minor had greater scapular internal rotation and less posterior tilting during arm elevation in flexion, abduction, and scapular plane. Those who have longer pectoralis minor, thus providing evidence for altered pectoralis minor muscle length and alter the scapular movement. In the related study, by this correlation between the postural alignment, postural impairment, and increase of thoracic kyphosis, scapular internal rotation, and the forward tipping, and the decreased pectoralis minor length was found to be significant, further supporting the relationship between the muscle length and the posture. तो इसमें इन्होंने यही देखा कि जो जिनकी शॉर्टर थे, इसका मतलब उनको जो है वो फॉल्टी पोस्चर था, और जिनमें नहीं था तो उनमें सही था। तो ये इनने जो है इसी वजह से जो क्या हो रहा है, आपकी जो है सारे जो डिफरेंट मसल्स की जो है बायोमैकेनिक्स चेंज हो रही होती है। अब हमारे पास क्या है, सुप्रा ह्यूमरल या सब एक्रोमियल स्पेस, जो जो कोरेको ह्यूमरल आर्च है वो कंपोज ऑफ द एक्रोमियन एंड एक्रोमियोक्लेविक, जो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट से मिलकर बना होती है, और ये अवर लाइदा सब एक्रोमियन या सब डेल्टाइड बस्सा इसके में होता है। और इसी तरह हमारे पास इसमें होता है सब supraspinatus tendon, portion of the muscles, और दिस स्ट्रक्चर जो है अलाउ फॉर एंड पार्टिसिपेट इन नॉर्मल शोल्डर फंक्शन। अब क्या है, अगर कहीं पे कंप्रोमाइज हो जाए यहाँ पे स्पेस फ्रॉम द ड्यू टू फॉल्टी मसल फंक्शन या फिर फॉल्टी पोजीशन, फॉल्टी पॉस्चर की वजह से, फॉल्टी जॉइंट मैकेनिक्स की वजह से इंजरी हो गई है यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू की, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी है, तो एक्रोमियन जो है वो यहाँ पे क्या होता है, इम्पेंजमेंट सिंड्रोम हो जाती है। आफ्टर रोटेटर कफ टीयर, बर्सा में भी कम्युनिकेट विद द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कैविटी के साथ ये कम्युनिकेट करता है। ये हमारे पास जो है क्या है, supraspinatus and subacromial deltoid bursa lie in the subacromial space। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पेजमेंट हो जाएगी। देन हम कहते हैं शोल्डर गर्डल के फंक्शन क्या है। पहला हमारे पास स्कैपुलोथोरेसिक रिदम, हमने अभी इतना सारा पढ़ के आया कि किस तरह जो है डाउनवर्ड रोटेशन होती है, अपवर्ड रोटेशन होगी, या आप एलिवेट कर रहे हो ह्यूमरस को या डाउनवर्ड लेके जा रहे हो तो स्कैपुला, और ये सारा जो है एक स्पेसिफिक रिदम में वर्क कर रहा होता है, कोऑर्डिनेटिव वे में वर्क करता है। इसको हम कहते हैं स्कैपुलोथोरेसिक रिदम। अब स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम, अब मोशन इन द स्कैपुला ये सिंक्रोनाइज होती है विद द मोशन ऑफ ह्यूमरस, और जैसे अलो फॉर द 150 टू 180 डिग्री ऑफ शोल्डर जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, इसकी वजह से 150 से 180 डिग्री तक हमें रेंज ऑफ मोशन आती है इनटू फ्लेक्शन एंड एबडक्शन विद एलिवेशन। ये रेशियो जो है कंसीडरेबली वेरी कर सकती है अमंग द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट कॉमनली एक्सेप्टेड एवरेज जो होती है वो 2:1 रेशियो होती है। जैसे 2% ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल मोशन अगर होगी तो 1% क्या होगी, स्कैपुला की रोटेशन होगी।
एट दी ठीक है जैसे कि एट द एंड रेंज ऑफ फुल आर्म एलिवेशन ड्यूरिंग द सिटिंग प्लेन यानी 0 to 30 डिग्री एबडक्शन अगर हो या फिर 0 to 60 डिग्री 0 to 30 डिग्री एबडक्शन या और 0 to 60 डिग्री फ्लेक्शन ठीक है द मोशन इज प्राइमरली बाय एट द ग्लिनोहेमरल जॉइंट वेयर इज स्कैपुला सी का स्टेबल पोजीशन ड्यूरिंग द मिड रेंज ऑफ ग्लिनो जो हेमरल जो हेमरस की मोशन है मिड रेंज में द स्कैपुला हैज अ ग्रेटर मोशन अप्रोचिंग 1:1 विद द ह्यूमरस पहले क्या होगी स्टेबलाइज हो रहा होता है अब क्या होता है मिड रेंज में हमारे पास 1:1 आ जाएगी लेटर इन द रेंज ग्लिनोहेमरल जॉइंट गेन डोमिनेट द मोशन जैसे कि अर्ली स्टडी एनालाइज only upward rotation of the scapula more recent three-dimensional research demonstrate a component of the scapular motion of to be upward rotation posterior tilting and the scapular external rotation with full shoulder elevation वो क्या होती है flexion scapular plane abduction and frontal plane abduction of the humerus इसी तरह during the ह्यूमरस एलिवेशन द सिंक्रोनाइज मोशन इसकी ऑफ द स्कैपुला जो है वो अलो कर रही होती है मसल को ताकि वो मूव करें ह्यूमरस को ताकि वो मेंटेन करके रखे इफेक्टिव लेंथ टेंशन रिलेशनशिप थ्रू आउट द एक्टिविटी और हेल्प करता है ताकि वो मेंटेन रखे कंग्रुजेंसी बिटवीन द ह्यूमरल हेड एंड द फोर्सा व्हाइल डिक्रीजिंग द शेयर फोर्सेस इसी तरह हमारे पास अपवर्ड एंड लोअर जो हमारे पास जो ट्रेपीजियस है सेटस एंटीरियर है वो क्रिएट कर रहे होते हैं अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला अगर यहाँ पे वीकनेस हो या कंप्लीट पैरालिसिस हो मसल में उनकी वजह से स्कैपुला जो होगा वो क्या करेगा रोटेट एज अ स्कैपुला रोटेटिंग डाउनवर्ड बाई क्योंकि रोटेट होगा तो क्या होगा कंट्रैक्टिंग डाउनवर्ड कंट्रैक्ट वो जैसे डाउन होगा तो क्या होगा जो डेल्टाइड होगा वो कंट्रैक्ट करेगा सुप्रास्पाइनेटा कंट्रैक्ट करेगा तो उसी वजह से एबडक्शन होगी और फ्लेक्शन जो होगी वो हो जाएगी इसी तरह हमारे पास दो जो हमारे पास मसल हैं वो टू मसल देन रीच एक्टिव सफिशिएंसी एंड द फंक्शनल एलिवेशन of the arm cannot be reached even though there may be normal passive range of motion and normal strength in the shoulder abductor in the flexor muscle अब क्या होगा ड्यूरिंग एलिवेशन ऑफ द ह्यूमरस पेक्टोरलिस माइनर जो है वो लेंथन होगी एज अ स्कैपुला अपवर्ड रोटेट एंड retract the tip posteriorly or restricted scapular movement during the humeral elevation from the shortened pectoralis minor result in pattern similar those who have seen the impingement syndrome तो उनमें जैसे वही पे हमें मिल रहा होता है जैसे इम्पेजमेंट पेशेंट में होती है क्योंकि वहाँ उसके बाद में क्या होता है वो पेशेंट जो इम्पेजमेंट जो है डेवलप कर रहे होते हैं और फिर जो है वो जो है रिस्क फैक्टर होता है डेवलपमेंट ये सिंड्रोम डेवलपमेंट होने में अब हमारे पास है क्लेविकल जो है क्लेविकुलर जो एलिवेशन है रोटेशन है स्केपुलो ह्यूमरल आपने रिदम पढ़ा अब हम बढ़ते हैं क्लेविकल की एलिवेशन रोटेशन विद ह्यूमरस मूवमेंट It is commonly accepted that the first 30 degree of upward rotation of scapula occur with the elevation of clavicle at sternoclavicular joint. Then coracoclavicular ligament become taut. जैसे taut होगा clavicular rotate करेगी 38 to 55 centigrade about the longitudinal axis और which elevate the acromial end. उसकी वजह से क्या होगा acromial end क्या होगा एलिवेट होगा क्योंकि उसका जो क्रैंक शेप है ना और उसी तरह दिस मोशन अलो द स्कैपुला ताकि वो रोटेट करे और एडिशनली कितने 30 डिग्री रोटेट करे एट द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट लॉस ऑफ एनी दीज फंक्शनल कंपोनेंट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्कैपुलर रोटेशन दस द रेंज ऑफ मोशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा मोमेंट ही नहीं परफॉर्म हो सकेगी थ्री डायमेंशनल स्टडी जो है अगर की थी इन्होंने कि क्लेविकुलर जो है क्लेविकुलर मोशन जो है ड्यूरिंग द ह्यूमरल फ्लेक्शन scapular plane जो है elevation of the arm and the abduction to the 150 degree using the surface electromagnetic sensor के साथ इन्होंने किया उसमें पता चला सेंसर 30 एसिम्प्टोमेटिक सब्सटेंस में और 19 इंडिविजुअल में जिनमें पैथोलॉजी थी और उनमें डॉक्यूमेंट किया कि जो 11 to 15 डिग्री क्लेविकुलर एलिवेशन हुई और 15 to 29 डिग्री रिट्रैक्शन हुई 15 to 31 डिग्री पोस्टीरियर लॉन्ग एक्सिस रोटेशन हुई और जो हमारे पास ये बताता है सिमिलर पैटर्न विद द डिफरेंट रेंज फ्रॉम द प्रीवियसली रिपोर्टेड स्टडी और रेंज ऑफ क्लेविकुलर मोशन अबव
15 degree were not relatable owning the movement of clavicle under the skin. इसी तरह हमारे पास जो है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस विद एलिवेशन। अब एक्सटर्नल रोटेशन जैसे ही आप एलिवेट करते हो ह्यूमरस को, ह्यूमरस जो है वो एक्सटर्नली रोटेट करती है, उसकी वजह से जो ग्रेटर ट्यूबरकल है उसको अलाउ करती है कि वो क्लोज आए टू द कोरेकोएक्रोमियल आर्च की तरफ, और वीक इन्फ्रास्पाइनेटस ट्रीज माइनर मसल अगर होंगे या फिर एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होगी उसकी वजह से इम्पेजमेंट हो जाएगी सॉफ्ट टिश्यू की सब एक्रोमियल जो सॉरी सब ह्यूमरल स्पेस में, उसकी वजह से पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और इवेंचुअली लॉस होगा फंक्शन। एक स्टडी थी इन विवो के एलिवेशन इन द फ्लेक्शन इन द प्लेन ऑफ स्कैपुला एबडक्शन जो है डेमोन्स्ट्रेट अप्रोक्सीमेटली 55% डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन 55 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन इन ऑल प्लेन ड्यूरिंग एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन occurred up to 125 degree followed by the some internal rotation, and during forward flexion external rotation occur until 50 degree। इसी तरह then प्लेट्यू, और लास्टली एक्सटर्नल रोटेशन अकर अगेन आफ्टर अगेन कब होती है फ्रॉम 110 टू 160 डिग्री हो रही होती है ड्यूरिंग एलिवेशन ऑफ स्कैपुलर प्लेन एक्सटर्नल रोटेशन अकर थ्रू आउट। तो इस तरह ये जो है वो हमारे पास थ्रू आउट अकर हो रही होती है। अब हमारे पास जो है डेल्टाइड जो है वो और शार्ट रोटेटर का मसल और सुप्रास्पाइनेटस जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है। मोस्ट ऑफ द फोर्स जो है वो अप्लाई फोर्स जो है वो प्रोवाइड बाय द डेल्टाइड मसल वो काज अप काज क्या करी होती है अपवर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द ह्यूमरस काज करी होती है। अगर इफ अनअपोज्ड हो तो लीड टू इम्पेजमेंट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द सुप्रा ह्यूमरल स्पेस बिटवीन द ह्यूमरल हेड एंड द कोरेकोह्यूमरल आर्च, वहां पे इम्पेजमेंट हो जाएगी। द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द शार्ट रोटेटर जो मसल्स हैं जैसे कि इंफ्रास्पाइनेटस है, ट्रीज माइनर है, सब स्कैपुलरिस है, वो प्रोवाइड स्टेबलाइजिंग एंड स्टेबलाइजिंग कार्य होते हैं, कंप्रेशन एंड डाउनवर्ड ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमरस को कार्य होते हैं इन द ग्लेनाइड फोसा। इसी तरह कंबाइन एक्शन ऑफ द डेल्टाइड और शार्ट रोटेटर जो हैं वो क्या करते हैं क्या कर रहे होते हैं बैलेंस करते हैं फोर्स को ताकि वो एलिवेट करें ह्यूमरस को एंड कंट्रोल करें ह्यूमरल हेड को। इसी तरह सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है एज अ सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजर कर रहा होता है, किसकी कंप्रेसिव स्टेबलाइज कर रहा होता है, कंप्रेसिव एंड स्लाइटली अपवर्ड ट्रांसलेशन करता है अफेक्ट करता है ह्यूमरस को ड्यूरिंग द एलिवेशन में, और ये फंक्शन कर रहा होता है विद द डेल्टाइड के साथ ड्यूरिंग ह्यूमरस एलिवेशन। इसी तरह अगर कहीं पे इंटरप्शन होगी कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में दिस मैकेनिज्म में, उसकी वजह से माइक्रो टिश्यू ट्रामा हो जाएगा और शोल्डर जो है वो शोल्डर कम्प्लेक्स जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास रेफर्ड पेन एंड नर्व इंजरी। हम जो है रेफर पेन और इंजरी जो है वो हम देखेंगे कि कौन सी है इसमें। तो जो भी हमारे पास रेफर पेन होता है डिफरेंट सोमैटिक एरिया हो गया, चाहे वो सिस्टमिक काज है, कोई भी डिफरेंट आर्गन का पेन है वो भी आ सकता है, डिफरेंट नर्व्स की इंजरी है वो भी पेन दे सकती है, डिफरेंट रीजन डिफरेंट हमारे पास कम्प्लेक्स रीजनल पेन्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कॉमन सोर्स ऑफ रेफर पेन इन द शोल्डर रीजन में क्या है। जो सर्वाइकल स्पाइन है उनमें हमारे पास वर्टिब्रल जॉइंट जो है C3 C4 का या फिर C4 C5 का पेन जो है वो आ सकता है, जिसकी नर्व रूट C4 और C5 होंगे। रेफर्ड पेन जो होंगे वो कौन से होंगे, डर्माटोम्स जैसे C4 है उसमें जो है वो आपको मिल सकता है। कहाँ पे C4 आप देखते हो तो वो ट्रेपीजियस की तरफ के ऊपर होगा और फिर टिप ऑफ द शोल्डर हो सकता है। डर्माटोम C5 जो है वो होता है डेल्टाइड रीजन में और लेटर आर्म में। इसी तरह डायफ्राम का पेन जो है वो परसीव होता है अपर ट्रेपीजियस रीजन में, और हार्ट का पेन जो है वो परसीव होता है लेफ्ट एक्जिला में और पेक्टोरस रीजन में। गाल ब्लैडर का पेन परसीव होता है टिप ऑफ द शोल्डर एंड द स्कैपुलर रीजन में। और इसी तरह नर्व डिसऑर्डर ऑफ द स्कैपुलर शोल्डर में क्या हो सकते हैं, शोल्डर गडल में ब्रेकियल प्लेक्सस की इन थोरेसिक आउटलेट में इंजरी हो सकती है जो कॉमन साइट ऑफ कंप्रेशन है एट स्क्लेनाइट ट्रायंगल और कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस के अंदर भी हो सकता है अंडर द कोरोकॉइड प्रोसेस में, और पेक्टोरस माइनर मसल्स के बेनीथ हो सकता है, ये यहाँ पे कंप्रेशन हो सकती है। इसी तरह सब स्कैपुलर नर्व जो है इन द सब स्कैपुलर नोच के अंदर जो है वो कंप्रेस हो सकती है, और इसकी वजह से जो है जब आप हैवी बैग लेके जाते हो शोल्डर पे तो ये जो नर्व जो है स्ट्रेच भी हो सकती है, कंप्रेस भी हो सकती है। रेडियल नर्व इन द एक्जिला में भी कंप्रेस हो सकती है ड्यू टू अगर वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर हो रहा है, जैसे एक्सिलरी क्रचेस पे आप चल मतलब आपने रखा हुआ हाथ तो तब हो सकता है।